यस, तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम इन फेजेज एंड क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऊपर मोस्ट क्वेश्चन भी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो भी उसके ऊपर कुछ बन जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं इसको। देखो, एक जो आपके पास में इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हो चुका, अपन गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, एंट्रोपी डिफाइन कर चुके हैं, एंथैल्पी डिफाइन कर चुके, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अपन डिफाइन कर चुके, मीन एनर्जी डिफाइन कर चुके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं के यूज से आज का ये टॉपिक अपना चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टॉपिक में दोबारा लिख देता हूं, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है भाई, इक्विलिब्रियम इन फेजेज, ये इसके बाद कराऊंगा मैं, इसी का पॉइंट है वैसे। परावस्थाओं में संतुलन, परावस्थाओं में संतुलन, ठीक है। देखो, एक वर्ड आ रहा है यहां पर, परावस्था। क्या वर्ड आ रहा है? परावस्था वर्ड आ रहा है। क्या होता है ये? कभी सुना हुआ है? कोई भी मैटर जितनी पॉसिबल स्टेट्स में उसका एक्सिस्टेंस पॉसिबल है, जितनी स्टेट्स में उसका एक्सिस्टेंस पॉसिबल है, उसे क्या कहते हैं अपन? परावस्था। और उसकी स्टेट केवल 3 प्रकार की हो सकती है भाई। अपन देख भी 3 ही प्रकार की रहे हैं, केवल 3 प्रकार की देख रहे हैं। कौन सी? या तो हो सॉलिड, जिससे कहते हैं ठोस, या तो कोई ऑब्जेक्ट ठोस अवस्था में हो, या फिर द्रव लिक्विड अवस्था में हो, या फिर गैस यानी वाष्प वेपर स्टेट में हो, ठीक है। यही होती है, मैं वाष्प लिख देता हूं ना, वेपर, वाष्प। तो किसी भी मैटर की सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो स्टेट होती है उसे क्या कहते हैं? अपन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज। क्योंकि अभी तक अपन नेचर में जितने भी देख रहे हैं, जितने भी अपन पार्टिकल्स देख रहे हैं या ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो 3 ही स्टेट में उसका एक्सिस्टेंस है, या तो सॉलिड में, या गैस में, या फिर वेपर में। और इन्हीं स्टेट्स को अपन क्या कहते हैं? फेज स्टेट कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, किसी द्रव्य की यहां पर इसको द्रव मत समझ लेना, ये लिक्विड होता है, ये मैटर होता है। द्रव्य का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो। किसी द्रव्य की संभावित, एक क्या लिखूंगा भाई, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही। संभावित अवस्थाओं में, डेफिनेशन क्या लिखूंगा इसकी? किसी द्रव्य की अस्तित्व की अवस्था हो,
किसी द्रव्य की अस्तित्व की अवस्थाओं को परावस्था कहते हैं, परावस्था कहते हैं, जो कि मुख्यतः ठोस, द्रव व वाष्प होती है। ठोस, द्रव व वाष्प होती है। The states of existence of matters, the states of existence of matters is known as phases. Usually these are solid, liquid and vapor. किसी द्रव की अस्तित्व की अवस्थाओं को प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, बस जितनी प्रकार से वो रह सकता है, रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रावस्था। और वो 3 प्रकार से रह सकता है, ठोस में, द्रव में और वाष्प में। ठीक है ना। अब देखो, ठोस, द्रव और वाष्प में वो कब चेंज होगा? वो उसके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। जैसे कि पहले कोई ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है कि वो कहाँ पर है? सॉलिड में है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो गया। टेम्परेचर और बढ़ा दिया, वेपर में चेंज हो गया। तो यानी जो स्टेट्स है, स्टेट्स की जो फेज है, वो फेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। लिखते हैं, जो कि द्रव्य के ताप व दाब पर निर्भर करती है। जो कि द्रव्य के ताप व दाब पर निर्भर करती है। विच इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मैटर्स। ठीक है, अब देखो आगे, ये लिखवा दिया मैंने। जितनी स्टेट में कोई मैटर्स रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? फेज। और वो कितनी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और वेपर। और ये जो सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब आगे देखिए, किसी निश्चित ताप व दाब पर, कंडीशन भी है कि कौन सी कंडीशन है जहां पर ये जो मैं जो लिखवा रहा हूं वो फिनोमेना एग्जिस्ट करेगी। किसी निश्चित ताप व दाब पर पदार्थ की 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रह सकती है। साम्य अवस्था में रह सकती है। एट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, at a specific value of temperature and pressure, 2 or more phases of matter
कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, किसी निश्चित ताप व दाब पर पदार्थ की दो या दो से अधिक अवस्था साम्य अवस्था में रह सकती है। टू और मोर स्टेट क्या कर सकती है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकती है। कंडीशन भी आएगी इनकी एक अलग से कंडीशन भी आएगी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन है कि उस कंडीशन के ऊपर ये इक्वल होते ही इनकी फेज क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वो भी डिस्कस करेंगे। आगे और देखिए, किसी द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं, किसी द्रव्य की विभिन्न परावस्थाओं के लिए, विभिन्न परावस्थाओं के लिए ताप व दाब के मध्य खींचे गए वक्र को, ताप व दाब के मध्य खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, खींचे गए वक्र को परावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। परावस्था संतुलन वक्र कहते हैं, लिख लेना। द कर्व प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर, यह परावस्था वक्र कहते हैं, परावस्था वक्र कहते हैं। प्रेशर फॉर वेरियस फेजेज, various phases of matter is known as phase curve, phase curve। विभिन्न परावस्थाओं के लिए ताप व दाब के मध्य खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, परावस्था वक्र। वेरियस फेज के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो कर्व प्लॉट होगा उसे क्या कहेंगे अपन, फेज कर्व। और वो कैसे ऑब्टेन होगा वो देखो, फेज कर्व। वो ऐसे ऑब्टेन होगा, इस साइड में ले रहा हूं टेम्परेचर, प्रूफ भी करूंगा इसको, इस साइड ले रहा हूं मैं प्रेशर, ठीक है। ऐसे मान लो इस यहां पर है कोई परावस्था फर्स्ट, ये लिख लेना फेज फर्स्ट, इस साइड है परावस्था सेकंड फेज टू। तो ये ग्राफ आएगा ऐसे, इस साइड G1 लेस देन G2, G1 G2 क्या हुआ है अभी आपको बता दूंगा, G1 ग्रेटर देन G2, ठीक है। और इस कर्व के ऊपर G1 इज इक्वल G2। मान लिया कि यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक B पॉइंट और एक C पॉइंट। यहाँ पर टेम्परेचर है T, प्रेशर है P। ऊपर जाने पर देखो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर पहले था T, कुछ टेम्परेचर बढ़ गया DT हो गया, प्रेशर था P, कुछ प्रेशर बढ़ गया DP हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर TP, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर T प्लस DT और P प्लस DP, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम लिख लेना। ये क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम। G1 और G2 की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड किस में आ जाएगी, एक ही लाइन के ऊपर, यानी दोनों क्या हो गए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए।
और G1 और G2 है प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल, प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है यहाँ पर G1 और G2। G1 है फेज फर्स्ट के लिए, G2 है फेज सेकंड के लिए। जैसे ही G1 और G2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इन पॉइंट के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर दोनों फेज इक्विलिब्रियम मिल जाएगी, आपस में साम्य अवस्था में हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहेंगे अपन प्रावस्था संतुलन वक्र, फेज इक्विलिब्रियम कर्व। करते हैं डिस्कस इसके ऊपर, और ये भी डिस्कस करेंगे कि G1 बराबर G2 के लिए ही क्यों, ये भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, माना दो सिस्टम मानते हैं, इसको सिस्टम फर्स्ट, इसको सिस्टम सेकंड। दो या दो से अधिक निकाय, दो से अधिक निकाय, दो या दो से अधिक निकाय साम्यावस्था की स्थिति में होते हैं तो इनकी गिब्स मुक्त ऊर्जा न्यूनतम होती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम। when two or more system are in equilibrium, then Gibbs free energy becomes minimum. When two or more system are in equilibrium state, then Gibbs free energy becomes minimum। यानी ये बोल रहा है कि G is equal minimum, G is equal minimum। जब G मिनिमम है तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो। डिफरेंस का मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या हुआ? जीरो। इक्वेशन फर्स्ट, आगे देखो, माना प्रावस्था फर्स्ट में, प्रावस्था फर्स्ट, और ये भी है डेल जी का मतलब दो स्टेट है ना यहाँ पर, तो G1 प्लस G2, बट टोटल गिब्स फ्री एनर्जी दोनों के योग के बराबर इज इक्वल जीरो। ये दो बाय फर्स्ट। माना परावस्था फर्स्ट में कुल अणुओं की संख्या N1, परावस्था फर्स्ट में कुल अणुओं की संख्या N1 तथा गिब्स तथा प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा G1, गिब्स मुक्त ऊर्जा G1, कोमा प्रावस्था 2 में कुल अणुओं की संख्या N2, कुल अणुओं की संख्या N2 तथा प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा G2 है, अतः लिखना लेट इन फेज फर्स्ट टोटल मोलिक्यूल इज N1 एंड गिब्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल इज G1, कोमा
total molecule in phase 2 is N2 and Gibbs free energy per molecule is G2. Gibbs free energy per molecule is G2. then देखो भाई G1 टोटल क्या हो जाएगी N1 G1 भाई एक की G1 सभी के लिए N1 G1 तो टोटल फर्स्ट स्टेट की ऐसे G2 इज इक्वल N2 G2 समझ में आ रहा है ना भाई एक मोलिक्यूल की है टोटल कितनी हो जाएगी टोटल मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो G2 गिव्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल इफ टोटल नंबर N2 देन टोटल एनर्जी N2 G2 these values put in equation 1 so from equation 1 so from equation 1 देखो क्या हो जाएगी डेल N1 G1 प्लस N2 G2 इज इक्वल 0 ठीक है। अब यहां पर ये आ गया डेल N1 G1 ये सट जाएगा या प्लस डेल N2 G2 इज इक्वल 0 तो डेल N1 G1 इज इक्वल माइनस डेल N2 G2 G1 G2 क्या है G1 और G2 है पर मोलिक्यूल की एनर्जी तो G1 कांस्टेंट डेल N1 G2 को बाहर ले लिया डेल N2 एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब स्टेट चेंज होगी किसी भी मोलिक्यूल की या किसी भी मैटर की तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल चेंज होंगे कैसे चेंज होंगे देखो सिंस N1 प्लस N2 कांस्टेंट रहेंगे बट टोटल मोलिक्यूल तो हमेशा कांस्टेंट ये हो सकता है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए लेकिन रहेंगे हमेशा कांस्टेंट इसका मतलब डेल N1 प्लस डेल N2 इनका डिफरेंशियल कितना हो गया 0 तो डेल N2 इज इक्वल माइनस डेल N1 रख दूं यहाँ पर तो G1 डेल N1 इज इक्वल माइनस और माइनस प्लस G2 डेल N1 ये कैंसिल आउट तो G1 बराबर G2 ये कंडीशन हो गई भाई G1 बराबर G2 होगा तो ही इक्विलिब्रियम में आएगा अदरवाइज नहीं आएगा लिखो इसको लिखो तो G1 बराबर G2 होते ही ये क्या हो जाएगा फिक्स्ड टेम्परेचर और इनके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट में अतः स्पष्ट है कि निश्चित ताप व दाब पर जब प्रावस्था फर्स्ट व प्रावस्था सेकंड में प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा
प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा के समान मान के लिए दोनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाती है। साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाती है। इस स्थिति में उपरोक्त वक्र को परावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। परावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। लिख देता हूं। सो इट इज क्लियर दैट when Gibbs free energy per molecule are equal in phase first and phase second, then at a specific value of pressure and temperature, both states becomes in equilibrium. In this situation above curve is known as phase equilibrium कर्व। ठीक है, ये हो गया भाई। G1 और G2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो एक T और P की वैल्यू, जब एक स्पेशल वैल्यू ऑफ T एंड P, बोथ स्टेट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम, देन दिस कर्व इज नोन एज फेज इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, अब देखो G1 G2 का क्या मसला है, यहां पर इसको भी लिख देता हूं मैं। G1 लेस देन G2 के लिए, लेस देन है ना, तो पूरा का पूरा जो उसका मैटर है ना, जो मास, जो द्रव्यमान है, वो फर्स्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? फर्स्ट में। के लिए द्रव्य का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था फर्स्ट में परिवर्तित हो जाता है। For G1 less than G2, the all mass of matter becomes change in phase first, और G1 greater than G2 के लिए द्रव्य का संपूर्ण
द्रव्यमान प्रावस्था 2 में परिवर्तित हो जाता है फॉर G1 ग्रेटर देन G2 ऑल मास ऑफ मैटर बिकम चेंज इन फेज सेकेंड। अब ये क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो लिखो इसको। लिख लिया होगा ये। अब देखो, अब लिखते हैं क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसी का मैटर है। क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये लिख लेना भाई, ये वाला क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखो इसको। ये लिखने के बाद में ये लिखने के बाद में लिखना आपको पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के मध्य दो प्रावस्थाओं के लिए ताप व दाब के मध्य वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये लिखो, निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये लिखने के बाद में ये डायग्राम, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बनाना है। द कर्व, ये लिखना द कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर टू फेज ऑफ मैटर्स ऑब्टेन एज बिलो, ये लिख लेना। अब देखो क्या है ये जो ग्राफ आ गया, क्या आ गया ग्राफ। इस ग्राफ का जो अवकल रूप की समीकरण है, सम्मेलन डेफिनेशन ये प्रकार, इस ग्राफ की अवकल रूप की जो समीकरण है उसे क्या कहते हैं अपन, क्लासिस क्लैपेरॉन समीकरण। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस कर्व इज नोन एज क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन। लिख दूं, जो लिखवाया वो लिखना, फिर ग्राफ। अब जो लिखो वो इस परावस्था संतुलन वक्र का अवकल रूप समीकरण क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फेज इक्विलिब्रियम कर्व, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फेज इक्विलिब्रियम कर्व इज नोन एज क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन। देखो भाई, अब बात करते हैं बी और सी बिंदु की। बी और सी बिंदु पर परावस्था संतुलन वक्र में बी बिंदु के लिए इन फेज इक्विलिब्रियम कर्व फॉर पी पॉइंट, बी बिंदु पर G1 और G2 बराबर है, तो G1 और G2 क्या है, बराबर। यहाँ पर टेम्परेचर T और प्रेशर P, तो ये टेम्परेचर और P का फंक्शन होता है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, ये है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो G1 T का फंक्शन, G2 T का फंक्शन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे सी बिंदु के लिए यहाँ पर टेम्परेचर T प्लस dt और प्रेशर P प्लस dP। सी बिंदु के लिए फॉर सी पॉइंट G1 किसका फंक्शन है, T प्लस
डी टी का और पी प्लस डी पी का डी, और G2 किसका फंक्शन है, टी प्लस डी टी का फंक्शन है और P प्लस डी पी का फंक्शन है। सीधा सा मतलब ये भी है, B से C तक जाएंगे, B से C तक, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ बढ़ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पर गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ बढ़ जाएगी। क्या लिखेंगे, यदि B से C बिंदु के मध्य, B से C बिंदु के मध्य प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा में वृद्धि क्रम से dg1 व dg2 हो तो dg1 व dg2, dg1 फेज फर्स्ट के लिए, dg2 फेज सेकंड के लिए हो तो C बिंदु के लिए, C बिंदु के लिए देन फॉर C पॉइंट, देखो यहां देखो G1 तो पहले से है, यहां से यहां तक आने पर कितना बढ़ गया, dg1 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, G1 प्लस dg1। फेज सेकंड में G2 तो पहले से था, यहां से यहां तक आने पर कितना बढ़ गया, dg2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, dg2। तो अब देखो इक्वेशन 1 का यूज कर दो, G1 बराबर G2, तो G1 प्लस dg1 इज इक्वल G2, G2 की जगह G1 और ये dg2, तो ये कैंसिल, तो dg1 इज इक्वल dg2 लिख रहे ना फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि ए के लिए लिख दिया ये, सॉरी बी के लिए, ये सी के लिए, लेकिन वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गए, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ बढ़ गई ना, गिब्स फ्री एनर्जी भी कुछ बढ़ गई। G1 पहले से थी फेज फर्स्ट में, dg1 और बढ़ गई, तो G1 प्लस dg1। ऐसे फेज सेकंड में G2 पहले से थी, dg2 और बढ़ गई। तो पहले कर चुकी कि G1 बराबर तो G2 भी है, G1 इक्वल क्या है, G2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा। यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, तो यदि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी हो रही है, तो वो चेंज दोनों में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, dg1 इज इक्वल dg2। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो, माना परावस्था फर्स्ट में प्रति अणु माध्य ऊर्जा या प्रति अणु ऊर्जा E1, एंट्रोपी S1, आयतन V1 हो तो प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा, इफ लेट इन फेज फर्स्ट पर मोलिक्यूल एनर्जी पर मोलिक्यूल E1, एंट्रोपी S1, वॉल्यूम V1, देन गिब्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल। देखो फॉर्मूला क्या था, G इज इक्वल E माइनस टी एस प्लस पीवी, ये था ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो था टोटल, मैं यहाँ पर मोलिक्यूल के ले रहा हूँ। तो पर मोलिक्यूल के लिए G1 एनर्जी E1, टेम्परेचर सेम रहेगा, एंट्रोपी S1 और ये P सेम रहेगा और ये V1, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है dg1, तो कर दो डिफरेंशियल, तो dg1 E1 का, dE1 T कांस्टेंट S1 का, S1 कांस्टेंट T का,
dt, p कांस्टेंट, v का dv1, v1 कांस्टेंट, p का dp। बहुत ठीक है, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। आगे और देखो भाई, सिंस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या था वो, ds बराबर dq बाई टी, यही था। यहां पर ये ले रहा हूं de बाई टी, क्या ले रहा हूं ये, सॉरी dq तो होता ही है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, S1 मान ले तो दिक्कत हो गई। चलो इसको एक बार ऐसे के छोड़ते हैं, फर्स्ट एक लॉ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या था, dq बराबर de प्लस dw, तो dq और dq होता है, अब सही है, ds बराबर dq बाई टी, ठीक है ना। तो यहां से dq क्या हो जाएगा, tds, तो de और dw होता है pdv, dw क्या होता है, pdv, समझना इसको अच्छे प्रकार से। और इस dq की जगह लिख दिया मैंने tds, tds क्या लिख दिया, tds। तो अब इसलिए यदि मैं यहाँ पर t इसको ds1 कर दूं, इसको de1 कर दूं और इसको pdv1 कर दूं, फेज फर्स्ट के लिए ये ध्यान रख लेना। ये कर दिया, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये de1 इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस tds1 प्लस pdv1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। dq इज इक्वल de पर dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, dq की वैल्यू ये रख दी और dw की वैल्यू pdv होता है, वो आप लोग जानते हो। ये सब को मैंने अरेंज किया तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। इसका यूज इक्वेशन 3 में करूँ, अतः समीकरण 3 से देखो dg1 ये तो रहा de1, ये माइनस tds1 और ये लो भाई, ये आ रहा क्या, कितनी वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो केवल क्या बच रहा है, माइनस s1 dt प्लस v1 dp प्लस v1 dp, ये इक्वेशन 4। सिमिलरली इसी प्रकार dg2 के लिए सोल्व करें, s2 dt प्लस v2 dp, ये इक्वेशन 5। 4 और 5 को सेकंड में रखो, इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन सेकंड में रख दो भाई। समीकरण 4 व 5 का उपयोग 2 में करने पर, 2 क्या था, dg1 बराबर dg2, तो दोनों को इक्वल रख दो, माइनस s1 dt प्लस v1 dp माइनस s2 dt प्लस v2 dp, ठीक है ना। इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, s2 dt, ये माइनस s1 dt, ये v2 dp, इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस v1 dp, ये लो भाई। फिर देखो आगे, s2 माइनस s1 dt
V2 माइनस V1 dP। ठीक है, अब इसको क्या लिख दे अपन, डेल S ये dt, इसको डेल V कर दे, इसको dP कर दे, कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन डेल S इज इक्वल, क्या वैल्यू आएगी भाई, ऐसे देखो भाई, dP ओवर dt क्या वैल्यू आ रही है, डेल S ओवर डेल V, डेल S ओवर डेल V। ये इक्वेशन शायद 6 आ गई, यहाँ तक लिखो, लिखो यहाँ पर, यहाँ तक लिखो भाई। अब देखो यहाँ पर दो फेज की बात हो रही है, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज। तो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज अपने आप थोड़ी होता है, अपने आप नहीं होता, या तो हीट देनी पड़ेगी या फिर हीट लेनी पड़ेगी, या तो ऊष्मा लेनी पड़ेगी या ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। टेम्परेचर में चेंज होने के बाद में किस में चेंज होगा, फेज में चेंज होगा। तो फेज चेंज के लिए जो अपन हीट ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं उसे कहते हैं अपन लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। परावस्था में परिवर्तन के लिए अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, जब कोई पदार्थ परावस्था फर्स्ट से परावस्था सेकंड में परिवर्तित होता है, तो परावस्था फर्स्ट से परावस्था सेकंड में परिवर्तित होता है तो वह ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित करता है, जिसे गुप्त ऊष्मा L12 L से शो करेंगे कहते हैं। when a matter change from phase first to phase second, when a matter लिख देता हूं, when a matter changes from phase first to phase second, then it absorbs or emits a heat which is known as latent heat L12, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, विच आर रिप्रेजेंट एज, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, लिख लेना है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, विच आर रिप्रेजेंट एज। डेल एस क्या होता है, S2 माइनस S1, ये होता है L12 ओवर T। वही बात है, होता है ना कि ds बराबर dq बाई टी, ds को मैं लिख दूँ S2 माइनस S1 लिख दूँ, S2 माइनस S1 dq ऊष्मा वो है L12 ओवर T, वही बात है ये, ठीक है ना। उसकी एंट्रोपी में चेंज होगा L12, तो रख दे इसको, ये इक्वेशन 7 का यूज 6 में करेंगे,
समीकरण 7 का उपयोग 6 में करने पर ऑन यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, 7 इन 6 क्या हो जाएगा भाई, dp/dt इज इक्वल L12/T del v। ये लो, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डेल पी और डेल टी, वो भी एक ही बात है। यही है, क्या है ये, क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासिस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो dp/dt L12T v2 माइनस v1, यह है क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण। कहलाती है, क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है, जिसके द्वारा गुप्त ऊष्मा का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। दिस इज नोन एज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट लेटेंट हीट, वी कैन फाइंड आउट लेटेंट हीट। ठीक है भाई, ये हो गया। कैसे हुआ इक्विलिब्रियम इन फेज, कैसे हुआ, यदि G1 G2 का मान बराबर हो, प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल इक्वल हो, तो एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर दो फेज क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं अपन, प्रावस्था संतुलन वक्र, फेज इक्विलिब्रियम कर्व। ये करने के बाद में अपन ने क्या किया कि जब फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, उसको बेस मानकर जब वो फेज चेंज करेगा तो उस कंडीशन में कितना वो लेटेंट हीट आएगा उसका, वो फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दो इसके एप्लीकेशंस है, इसमें अपन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी जब कोई मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी ईजी है। ठीक है, ओके।